हेलो मैम, कैसे हो आप? बस ठीक ठाक है। और आर्यन, आप कैसे हैं? मैम मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को आज लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में बुलाया है पॉडकास्ट करने के लिए। और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी थी मैम? मैंने देखी अपनी स्कूल, मेरे फादर जो एक पीसीएस ऑफिसर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे। वो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती रहती थी वहाँ वहाँ हम लोगों को जाना होता था। लेकिन अगर बेसिक एजुकेशन हमारी बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन पूछे जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, वो था डिस्ट्रिक्ट गाज़ीपुर के कॉन्वेंट से की थी हमने। और फिर जहाँ जहाँ पापा की पोस्टिंग होती रही वहाँ वहाँ हम लोग जाते रहे और वहाँ वहाँ हम लोग। तो मैम ऐसे आपकी एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता था कि आप बार बार जब आपका स्कूल चेंज हो रहा है बार बार? नहीं, देखिए इफ़ेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी हर स्कूलों में सीट्स रिजर्व होती हैं। तो हम जहाँ पर भी जाते थे और जिस स्कूल में भी एडमिशन हमें लेना होता था वहाँ पे हमें मिड ऑफ द सेशन भी एडमिशन मिल जाता था। और आपने मैम अपना कॉलेज कहाँ से किया था कंप्लीट? कॉलेज मैंने कानपुर से किया है और कॉलेज कंप्लीट करते करते मैरिज भी हो गई थी। मैरिज होने के बाद फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो भी कानपुर से ही किया, लेकिन प्राइवेट करना पड़ा मुझे क्योंकि मैरिज के बाद थोड़ी सी कंडीशंस अलग तरह की हो जाती हैं। तो मैम कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आपने फिर क्या सोचा कि मेरे को क्या करना चाहिए आगे? देखिए, मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर रहे। तो ऑटोमेटिकली सबसे पहली प्रायोरिटी तो फर्स्ट लेडी वाइफ की हो जाती है और जहाँ जहाँ उनको जाना है उस चीज़ के साथ अपने आप को एडजस्ट करना होता है और करना होता है। फिर धीरे धीरे बच्चे हो गए। बच्चे जब बड़े हो गए, जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि कोई आप सर्विस करें। जब बच्चे बड़े हो गए, 9th-10th में पहुँच गए, तब फिर मैंने सोचा कि भाई अब आगे कुछ करना चाहिए। तो उस समय हम लोग फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे। तो फिरोज़पुर में कॉन्वेंट स्कूल में फिर मैंने एज ए टीचिंग जॉब किया, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट फिरोज़पुर का। उसके बाद श्री गंगानगर का आर्मी स्कूल था, उसमें टीचिंग जॉब किया। उसके बाद हम लोग कोटा आए। कोटा में सर्वोदय विद्यालय आर्मी का ही था, उसमें एज ए टीचिंग जॉब किया। फिर हम लोग और आगे चले, फिर पुणे में आ गए। पुणे में मैंने बहुत थोड़े दिन जॉब किया है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। ऐसे करते करते तो आपका इंडिया टूर भी हो गया था पूरा प्रॉपर, है ना? तो ये तो कह रहे हैं। अब देखिए आर्मी ऑफिसर, आर्मी तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ वहाँ हम लोग जाते रहते हैं। तो मैम प्रिंसिपल कब बने थे आप? देखिए प्रिंसिपल मैं जा कर के 86 में 86 में नहीं, आप यूँ कह लीजिए 91 में मैंने एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया आर्मी स्कूल तेजपुर। और वहाँ मैं एज ए प्रिंसिपल थी। वहाँ का मेरा लॉन्ग टेन्योर रहा, 4.5 years का। और उसमें बड़ा अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा। आर्मी स्कूल वैसे भी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, सारे ओजीज में ही लोग होते हैं उसमें। तो काम करके एक बहुत अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ वहाँ से। और तब से मुझे लगा कि हाँ, ये मेरा पैशन है और इस काम में ही मुझे एक्सेल करना है, आगे करना है। तो फिर उसके बाद से मैंने प्रिंसिपलशिप का काम शुरू किया। फिरोज़ाबाद में कब आए आप फिर? फिरोज़ाबाद में देखिए 95 में जब हस्बैंड डेपुटेशन पे बाहर चले गए तो फिर ये था कि हम फ्री थे। तो उस समय फिरोज़ाबाद में ये वैकेंसी निकली थी प्रिंसिपलशिप की, टाइम्स ऑफ इंडिया के हमने कॉलम में देखी थी और मेरे ब्रदर भी यहाँ पोस्टेड थे। तो फिर मैं फिरोज़ाबाद में मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ सिलेक्शन हो गया और जब सिलेक्शन हुआ तो MG जो MGM स्कूल है वो, उसमें मैंने एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया। फिर हमारे समय में ही उसको मैंने CBSE से एफिलिएट कराया, उसको सेकेंडरी स्कूल बनाया और उसके बाद फिर सीनियर सेकेंडरी रहा। वहाँ मैंने 14-15 years तक एज ए प्रिंसिपल जॉब किया और रिटायरमेंट के बाद ही वो स्कूल छोड़ा था। फिर ये LIS में कैसे आए आप? देखिए LIS का आप ये कह लीजिए कि यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनका एक अपनापन और स्कूल की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके मेरे को वापस आने का यहाँ मन भी किया। और उन्होंने इस चीज़ के लिए हमको कहा भी कि आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे भी कुछ फिरोज़ाबाद से प्रेम हो गया था तो फिर मैं LIS आ गई। तो मैम आपको LIS में काम करते कितने ईयर्स हो गए? LIS में भी काम करते करते मेरे को 14 years हो गए। सिंस स्टार्टिंग मैं ही यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ
जब ज्वाइन किया था तो बहुत थोड़े से बच्चे थे यहाँ पर, और भाई जब स्कूल की स्टार्टिंग होती है तो बच्चे कम ही होते हैं, लेकिन देखते ही देखते हर साल हमारे बच्चे इतने बढ़ गए, और अब तो आप सोचिए कि बहुत बड़ा स्कूल बन चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर पॉडकास्ट स्कूल के ऊपर, ठीक है। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि लिटिल इंटरनेशनल स्कूल और स्कूल से अलग है? हाँ देखिए, कुछ मायने में तो ये दूसरे स्कूलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो लोग स्कूल खोलते हैं ज़्यादातर उनका जो पर्पस होता है वो कॉमर्शियल होता है, पैसा कमाना। लेकिन इस स्कूल का ये पर्पस शुरू से नहीं रहा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी सोच के साथ स्कूल स्टार्ट हुआ कि हम बच्चों को देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ें देंगे, प्रोवाइड करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, और कम फीस में इस चीज़ को हम रखेंगे। इसीलिए हम लोग बीच में कभी कोई किसी से पैसे नहीं मंगाते किसी भी चीज़ के लिए, बस जो नॉमिनल फ़ीस होती है उतनी ही फ़ीस हम लोग लेते हैं, और ये एक ख़ास चीज़ है, जबकि दूसरे स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। मैम बात कर दी आपने दूसरे स्कूलों की, मैंने देखा है कि दूसरे स्कूल अपने बिल बोर्ड पे एक ये डालते हैं AC क्लासेस। ऐसा क्यों? मतलब वो AC क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं या बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत गलत सोच है, क्योंकि लग्जरी से कोई आपको एजुकेशन नहीं मिलती। लग्जरी एक अलग चीज़ है, AC कोई मतलब नहीं रखता अगर आपके स्कूल की पढ़ाई अच्छी ना हो। हमारा स्टाफ अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छी से अच्छी बच्चों को जो है पढ़ाई करवानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो AC कोई उसमें माने नहीं रखता, और हमारे हिसाब से, मैं एक डॉक्टर की वाइफ भी हूँ, तो AC बच्चों के लिए इंजूरियस ही है, कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं। क्योंकि मैम बस AC क्लासेस में रहेगा, हर जगह नहीं रखता। ग्राउंड में अगर खेलने जा रहे हैं तो उनको AC से बाहर तो निकलना पड़ेगा, बीमार होंगे, फिर वापस क्लास में आएंगे, AC में बैठेंगे, तो एक हेल्थ भी ख़राब होगी। तो एजुकेशन और ये हेल्थ में थोड़ा फिर पेरेंट्स भी सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात उनको भी सोचना चाहिए पेरेंट्स को, कि भाई बच्चा हर समय क्लासरूम में तो नहीं रहेगा, बाहर जाएगा, उसका सन के साथ, हीट के साथ एक्सपोजर होगा, और फिर वो बीमार पड़ेगा, घर जाएगा, गाड़ियों में होगा, प्लेग्राउंड जाएगा, वहाँ सब जगह तो AC नहीं होता ना। तो इसलिए जो है AC ज़रूरी नहीं है। हाँ, क्लीनलीनेस और प्रॉपर वेंटिलेशन, दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैम आपके स्कूल के बेसिक रूल्स क्या हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए? देखिए, बेसिक रूल्स तो सबसे पहले टाइम डिसिप्लिन, बच्चों को टाइम से स्कूल आना है, पंक्चुअलिटी, प्रॉपर यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म, उनका जो बैग है वो प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से होना चाहिए, और बच्चों को अपसेंट नहीं होना चाहिए, प्लस एक प्रॉपर मैनरिज्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्कूल ने टीचर्स के लिए क्या रूल्स रखे हैं? देखिए, टीचर्स के लिए भी हम लोगों के यहाँ बहुत इस मामले में स्ट्रिक्टनेस बहुत है, कि टीचर्स को भी टाइम डिसिप्लिन बहुत होना पड़ता है। प्लस ये कोई भी क्लास वो खाली नहीं छोड़ें, क्लासेस में फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होते हैं। जो भी बच्चों को क्लास में लेक्चर लें, खड़े होकर के लें, और ये चीज़ को एक्नॉलेज करते रहें कि बच्चों को वो बात समझ में आ रही है कि नहीं। बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन भी करते रहें। मैम अगर मान लीजिए आपके स्कूल का कोई बच्चा आपके पास आ गया डायरेक्ट, और उसने बोला कि मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा और मैम समझा नहीं रही है, तो आप उसके लिए क्या एक्शन ले हुए? देखिए, पहले तो हम बच्चे की पूरी बात ध्यान से सुनेंगे कि बच्चा कहाँ तक अपनी बात के लिए ठीक है। अगर ट्रुथफुल है, बच्चा ठीक कह रहा है, तो हम टीचर को बुलाएंगे और टीचर से पूछेंगे कि भाई इस बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे बच्चे को, अब बच्चे की मदर टंग तो इंग्लिश नहीं होती है, अब बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है लेकिन उसको आंसर का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा, तो बेचारा कैसे याद करेगा। तो ऐसे कंडीशन में टीचर को गाइड किया जाता है कि बच्चे को अच्छी से एक्सप्लेन करें, उसकी परेशानी को समझें, और छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस में बच्चों को आंसर लिखवा करके तब उसको याद कराएं। स्कूल अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोर्ट देने के लिए क्या करता है? देखिए, जहाँ तक ग्लोबल एक्सपोजर का सवाल है, बच्चे इतने छोटे हैं तो हम देश विदेश घुमाने तो नहीं ले जा सकते, लेकिन सर्टेनली बच्चों की जो एक यहाँ पे मीडियम है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो बच्चा इंग्लिश में अच्छी तरह बात करना, समझना उसको अच्छी तरह आ जाता है। प्लस जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल साइंस है, जीके है, उसमें वो कई कई कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते रहते हैं। उनका जो भी फ्लोरा एंड फोना है वो सब बच्चों को पता होता है। इसके अलावा बच्चे न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, और गूगल वगैरह में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिससे कि फ्यूचर में जब कभी उनको किसी भी कंट्री में जाना पड़े तो तब उनको दिक्कत ना हो। तो आपका स्कूल स्पोर्ट्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए?
स्पोर्ट्स के लिए देखिए, स्पोर्ट्स तो बच्चों की जान होती है, बड़े खुश होते हैं। उस दिन स्कूल की स्ट्रेंथ भी अचानक बढ़ जाती है जिस दिन जिस क्लास का स्पोर्ट्स पीरियड होता है। स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को हम लोगों के यहाँ प्रॉपर कोच भी हैं। टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, प्लस बच्चे यहाँ पे खो खो भी अकॉर्डिंग टू रूल वो खेलना सीखते हैं, कबड्डी सीखते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं। ये सारे स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर इजीली बच्चे खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, आपका ही एक अकेला स्कूल है जो LIS ऑर्गेनाइज करवाता है इतना बड़ा फिरोजाबाद में, तो ये और स्कूल ने कभी करवाया या फिर आप ही अभी करवाते हो? देखिए, स्कूल ज़्यादातर अपने अपने स्कूल कैंपस के अंदर ही स्पोर्ट्स जो आप क्या है ऑर्गेनाइज कराते हैं, लेकिन उसमें ना तो उनको प्रॉपर इतना बड़ा फील्ड मिल पाता है और ना इतना बड़ा एक्सपोजर मिल पाता है। वाइलेस कि हमारा स्कूल जो मैचेस ऑर्गेनाइज कराता है वो जो भी इसका पैरामीटर है, क्राइटेरिया है, उसका मेजरमेंट है, उसके हिसाब से ही कराता है। तो जैसे इस्लामिया ग्राउंड में हमने मैचेस कराए और उसमें पब्लिक भी काफ़ी आती है। T10 का सीज़न 1, 2, 3 समय समय पे होते रहे हैं और उसमें मतलब बच्चों के गार्जियन भी उसको आसानी से देख पाते हैं, प्लस जो आम जनता होती है। सोशल मीडिया पे भी आप लोग बहुत दिखाते हो उसको। हाँ, तो इसलिए प्रॉपर मैच के तरीके से स्कूल हाँ, तो उसको प्रॉपर मैच की तरह से हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं। और इसमें हमारे जो स्कूल के मैनेजर हैं मिस्टर आरिश चिराग, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मेरे को ये भी पता चला कि आप इसमें चार्जेस भी नहीं लेते। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है खेलने में तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी प्रोवाइड करवाते हो चार्जेस, और स्कूल तो चार्जेस लेते हैं। तो ऐसा ये सच है या फिर झूठ है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही बोला था कि स्कूल कॉमर्शियल बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें और इसीलिए उनसे कोई चार्ज नहीं किए जाते हैं और सारे बच्चे जो है जो भी पार्टिसिपेट करना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट खेलते हैं। इवन लास्ट ईयर आपने शायद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा था, बहुत मैंने सुना था, आईफोन्स एंड बर्ड्स वगैरह। ये भी है जेन्युइन या फिर प्राइस के ऊपर? नहीं, देखिए बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ। जो चीज़ आप देख रहे हैं तो वो सब लाइव देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता। वो सब देखिए, जनता का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है हम लोगों को। अब हमने उनको इनवाइट तो नहीं किया है, लेकिन स्टेडियम चारों तरफ से आप देखिए कि बिल्कुल खचाखच भरा रहता है। लोग लास्ट तक देखते रहते हैं, वेदर उनका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है, बट वो इतना प्यार लुटाते हैं, इतना इंटरेस्ट देखते हैं। तो अब उनको एक्नॉलेज करने के लिए हमें कुछ तो करनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग उनको प्राइजेस भी देते हैं। तो ये आगे भी ऑर्गेनाइज होगा या फिर सिर्फ 3 ईयर तक ही था बस? नहीं, ऐसा नहीं है, आगे और भी बड़े स्केल पे होगा। हर साल नई नई प्लानिंग बनाते रहते हैं हम लोग और ये इवेंट्स इस तरह की होती रहती है। अब स्पोर्ट्स का एक टॉपिक चल रहा था, एक क्वेश्चन ये, क्या स्कूल स्पोर्ट्स में बच्चों को अपने जो फील्ड में जाना चाहता है उसमें अवेलेबल मतलब फैसिलिटीज़ देता है या फिर नॉर्मल जहाँ की सब चीज़ खेल लो आप लोग? नहीं, देखिए हर बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है। किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, किसी को टेबल टेनिस में होगा, किसी को बैडमिंटन में होगा। तो इस हिसाब से बच्चों की चॉइसेस देखी जाती हैं और उसके हिसाब से ही उनको ट्रेनर्स ट्रेंड करते हैं, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जब बच्चे खेलते हैं तो उनको सही तरीका भी आता है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि आप अपना जिसमें इंटरेस्ट है, फिर उसको देखते भी हैं कि उसको वो चीज़ आती है या नहीं। खाली इंटरेस्ट बोलने से नहीं होता, इंटरेस्ट को हम लोग देखते हैं कौन बच्चा किस चीज़ में एक्सेल कर रहा है, उसको उसी चीज़ में ट्रेंड करते हैं। आपको 14 ईयर्स हो गए हैं, तो 14 ईयर्स में आपने स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ट्रिप प्लान्स किए हैं? देखिए, स्कूल में ट्रिप तो एक समझ लीजिए बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक वो गिफ्ट होता है और इतने ज़्यादा खुश होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम लोगों को कई कई बसेस भर भर के ले जानी पड़ती हैं। स्कूल में टूर बहुत सारे ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, बच्चों के टूर भी, टीचर्स के टूर भी। टीचर्स के टूर भी? हाँ, टीचर्स के टूर भी हम लोग ऑर्गेनाइज ये तो शायद फिरोजाबाद में पहली बार कोई स्कूल का मैं सुन रहा हूँ कि टीचर्स के लिए भी टूर होते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ सबके एंटरटेनमेंट का और सबकी उसका ध्यान रखा जाता है। बच्चों के जो टूर हम लोग ले गए हैं, कानपुर का जो आपका ब्लू बर्ड है उसमें ले गए हैं, आगरा ले गए हैं, दिल्ली ले गए हैं, प्रगति मैदान में कई मॉल्स वगैरह उनको विजिट कराने के लिए जाते हैं। टीचर्स के तो बड़े लंबे लंबे टूर भी हुए, समझ लीजिए जम्मू कश्मीर भी टीचर्स को घुमा लाए और वो अच्छा खासा 7-8 दिन का टूर था। तो मेरे ख्याल से तो अब ये पॉडकास्ट के बाद तो मेरे ख्याल से और जो स्कूलों के टीचर होंगे वो बोलेंगे हमको इसी में आना है, हम भी टूर पे जाएंगे। नहीं, ये तो कह रहा है कि बच्चे इसीलिए इस स्कूल में जो आ जाता है वो निकलना नहीं चाहता, वो यहीं पे पढ़ना चाहते हैं। तो टीचर्स का टूर नैनीताल भी गया था, टीचर्स का टूर आपका दिल्ली भी गया था,
प्रगति मैदान हम लोग जब भी ये ट्रेड फेयर लगता है उसमें ज़रूर ले जाते हैं, जिससे उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। और इसके अलावा लोकल आसपास की जगहों पे, जैसे फिरोज़ाबाद महोत्सव है या आपका ओम ग्लास में मैच कराया, तो इस तरह के छोटे छोटे टूर भी बनते रहते हैं, इवेंट्स भी होते रहते हैं। मैम, अगर किसी बच्चे के फादर की डेथ हो जाती है इन केस, तो स्कूल उसको कितना सपोर्ट करता है? देखिए, अगर किसी के बच्चे के अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो बहुत संवेदना का ये विषय है। उसके लिए हम उसके फादर तो उसको नहीं वापस ला सकते, लेकिन हाँ, किसी घर में अगर किसी का फादर ख़त्म हो जाता है तो उसकी फिनेंशियल कंडीशन ज़रूर ख़राब हो जाती है, और इसको स्कूल पूरी तरह कंसिडर करता है। उन बच्चों की हम 4 महीने की फ़ीस तो स्ट्रेट अवे माफ़ कर ही देते हैं। साथ साथ अगर उनको और भी दिक्कत आ रही है तो हम उनको फ्री में बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं, और टीचर्स की और हम सबकी पूरी सहानुभूति होती है उन बच्चों के साथ। मैम, जो टीचर स्कूल में आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसके लिए भी, अगर उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो आप? देखिए, हमारे यहाँ जितना भी 4th क्लास एम्प्लॉयज़ है, ऑटोमेटिकली उनकी फिनेंशियल कंडीशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और बच्चे तो बच्चे ही हैं। अगर उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले तो सभी बच्चे एक्सेल कर लेते हैं। तो अगर कोई बच्चा उनका है जो पढ़ने वाला है और वो गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं तो उनको हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। वो पूरा जितने साल चाहें उतने साल पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो सभी को हम लोग फ्री मिलाते हैं स्टाफ। ये 4th क्लास के लिए। मैम, लास्ट क्वेश्चन, आपका विज़न क्या है लिटिल इंटरनेशनल स्कूल के लिए? देखिए, हम चाहते हैं कि लिटिल इंटरनेशनल स्कूल और भी तरक्कियों पे जाए, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने, और हमारे यहाँ के बच्चे भी हर फील्ड में अपना जाएं, एक्सेल करें, अपना नाम कमाएं। और 4 विंग्स तो हमारी ऑलरेडी बन चुकी हैं, उसमें हमारे 1600 से करीब बच्चे भी हैं हमारे स्कूल में। बहुत लंबा चौड़ा 62 का टीचर्स स्टाफ भी है, लेकिन इसको अभी और आगे ग्रो करना है और आगे बढ़ाना है, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। तो मैम, आपको कैसा लगा चर्चा डॉक्स में आकर हमसे बात करके? देखिए, बहुत अच्छा ये आपने एक प्लेटफॉर्म निकाला है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें हमें अपने स्कूल के बारे में कुछ कहने का मौका मिला, दूसरे स्कूलों के बारे में सुनने को मिलता है, और ये एक आपकी बहुत अच्छी पहल है। धन्यवाद आर्यन जी। ठीक है।